हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लुसेंट जी के क्वेश्चन को देखेंगे जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है और इसमें इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला दी गई है। तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले जितने भी लोग हैं वह डेली रात 8 बजे इसकी क्लास दी जाएगी। सामान्य विज्ञान से, सामान्य ज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, हिंदी ग्रामर की तो आपकी हो सकता है सुबह में ही दी जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा सा हेर फेर हो गया तबीयत नहीं सही होने के कारण। तो आप डेली 8 बजे आपको तो एक वीडियो मिलेगी ही किसी न किसी टॉपिक पे। और आपको जिस टॉपिक पे भी चाहिए वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वैसे आज के एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले इस क्लास में आप इतिहास के टॉप 15 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि समय तबीयत भी सही नहीं है और थोड़ा सा दिक्कत हो जाने के कारण 15 क्वेश्चन ही लाए हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। ठीक है, आपके सामने विकल्प है 4। ए है सेल्यूकस निकेटर, बी है फिलिप, सी है निरियाकस और डी है अरस्तु। ठीक है, तो देखिए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, आपको इसमें से जवाब देना है। तो विकल्प ए है सेल्यूकस निकेटर, यह आपका राइट आंसर होगा। सेल्यूकस निकेटर जो है यह सिकंदर का सेनापति था। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी हार हुई तो इसने अपनी पुत्री की जो शादी है वह आपके चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। हेलेना जिसका नाम था उससे कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था सिकंदर से सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और बदले में इसको दहेज स्वरूप समझ लीजिए। कंधार, काबुल, सिंध बलय प्रांत को इसने अफगानिस्तान वाले जो भी जगह थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। ठीक है, तो चलिए रही सेल्यूकस निकेटर की बात, तो विकल्प आपका ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है। और जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नोट्स बनाए हैं तो और भी बेटर है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट देने का मैंने प्रयास किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आपके सामने विकल्प ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो देखिए अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को क्या माना जाता है। बिंदुसार कौन था, सबसे पहले जानिए। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार और इसका उत्तराधिकारी हुआ अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, यानी ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो अमित्र घात के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो विकल्प आपका जो बी है यह क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, तीसरे नंबर का आपके सामने प्रश्न है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य है कि भारत में शिलालेख जो लिखे जाते थे वो सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ। आपके सामने विकल्प दिया हुआ है। ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है कुमारगुप्त। तो देखिए भारत में शिलालेख का प्रचलन जो था आपके अशोक के शासनकाल में हुआ। और एक बात आप जानेंगे, अशोक किस धर्म से किस वंश से संबंधित था मित्रों, तो मौर्य वंश थे। ठीक है, मौर्य वंश से अशोक संबंधित था, चंद्रगुप्त का नाती है ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र है अशोक। तो इसी के शासनकाल में भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम हुआ था। चलिए इसका विकल्प सी होगा, ऐसे मैं विकल्प बता दे रहा हूँ, सी होगा। ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न देखिए। चौथे नंबर का जो प्रश्न आपके सामने है मित्रों वो है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। सबसे पहले जानिए शुंग वंश का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए शुंग वंश जो है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, उसको पुष्यभूति शुंग उसका सेनापति था, उसने मार के शुंग वंश की नींव रखी थी। और शुंग वंश अर्थात जो पुष्यमित्र शुंग था यह ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, तो इसने ही शुंग वंश की नींव रखी। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश का संस्थापक था। लेकिन यहाँ पूछा गया कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो आपके सामने विकल्प के माध्यम से बताना है। विकल्प है पुष्यमित्र शुंग, बी है सुशर्मा, सी है वासुदेव और डी है देवभूति। तो देखिए शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका देवभूति। ठीक है, देवभूति यह क्या था, आपके शुंग वंश का अंतिम शासक।
और इसका संस्थापक कौन था मित्रों? तो पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण जाति का था। तो विकल्प जो आपका डी होगा यह सही हो जाएगा। संस्थापक में पुष्यमित्र शुंग सही रहेगा और अंतिम में आपका देवभूति। चलिए 5वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे मित्रों। कौरव वंश की स्थापना किसने किया था? आपके सामने विकल्प है वासुदेव, बी है सुधर्मा, सी है सिमुक और डी है कनिष्क। देखिए जो कौरव वंश था, कौरव वंश का संस्थापक था आपका वासुदेव। पुष्यभूत ये जो आपका अभी इसके ऊपर वाले प्रश्न में देखा कि जो देवभूति है आपका शुंग वंश का अंतिम शासक, उसी को मार के और वासुदेव जो है यह क्या बने? कौरव वंश के संस्थापक बने। ठीक है, तो जो विकल्प आपका ए है यह सही उत्तर हो जाएगा, वासुदेव। चलिए 6वें नंबर का प्रश्न देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित है और बहुत ही बढ़िया इनका समय रहा। बहुत ही प्रतापी राजा हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, विकल्प आपके सामने 4 है। शुंग वंश, बी है सातवाहन वंश, सी है कुषाण वंश और डी है गुप्त वंश। तो यहाँ पूछा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है किस वंश से संबंधित है। इस पर दक्षिण भारत में फिल्म भी बनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसमें भी बहुत बढ़िया से बालाकृष्ण द्वारा अभिनय किया गया है उसमें। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है ये आपके सातवाहन वंश से संबंधित है। किससे? सातवाहन वंश से। ठीक है, इससे ये गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है यह संबंधित है। तो आपका जो विकल्प बी होगा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश से संबंधित है। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? आपके सामने विकल्प है सातवाहन वंश, बी है शुंग वंश, सी है कुषाण वंश और डी है शक वंश। तो देखिए कनिष्क जो है यह बहुत ही प्रतापी राजा ये भी था। तो यह किस वंश से संबंधित था? ये विदेशी हैं। ठीक है, यह थे कुषाण वंश से संबंधित। ठीक है, यह भारत का न होगी, यह विदेशी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश से आपका कनिष्क संबंधित था। ठीक है, चलिए विकल्प जो आपका सी होगा यह सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो 8वें नंबर का प्रश्न है कि बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित। देखिए हम लोग का तो रामायण है महाकाव्य, लेकिन बौद्धों का एक रामायण जिसे बोला जाता है उसे बुद्ध चरित है। समझ गए? तो ये आप जानिए, क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि रचना किसने किया था। यानी बौद्धों का रामायण जो बुद्ध चरित है इसकी रचना किसने किया था। विकल्प के माध्यम से चयन करेंगे। विकल्प है नागार्जुन, बी है वसुमित्र, सी है चरक और डी है अश्वघोष। तो देखिए रामायण बौद्धों का जो रामायण बुद्ध चरित है इसे अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, इसकी रचना जो है अश्वघोष ने किया है। ठीक है, तो जो विकल्प आपका जो डी दिख रहा है यही क्या हो जाएगा मित्रों? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए गुप्त वंश की शुरुआत किसने किया था? आपके सामने विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है श्रीगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है अशोक। देखिए गुप्त वंश का जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति था वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो जो विकल्प आपका ए है यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न देखिए। 10वें नंबर का प्रश्न है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विकल्प आपके सामने ए है बौद्ध, बी है विष्णु, सी है शिव और डी है जैन। तो देखिए समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का बहुत ही बड़ा उपासक था। ठीक है, विष्णु का। किसका? विष्णु का। तो जो विकल्प आपका बी दिख रहा है मित्रों ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा कि समुद्रगुप्त विष्णु का सबसे बड़ा उपासक था। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। ए है स्कंदगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है कुमारगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना करने वाला जो राजा था वो था कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किया था किसने? कुमारगुप्त ने। तो जो विकल्प आपका सी दिख रहा है मित्रों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। ये है मित्रों कुमारगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है कनिष्क और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए कालिदास जो थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इनके कवि थे। ठीक है, और देखिए गुप्त वंश के राजाओं की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत ही थी। ठीक है,
और कालिदास भी संस्कृत से ही संबंधित है, सारे ग्रंथों को इन्होंने संस्कृत में ही लिखा है। तो जो विकल्प आपका डी दिया हुआ है यह सही हो जाएगा कि कालिदास जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वो अच्छे लग रहे होंगे। पुष्यभूति शुंग जो है का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का। ठीक है, पुष्यभूति वंश का जो आपका संस्थापक था कौन था? आपके सामने 4 विकल्प है। ये है पुष्यभूति, बी है प्रभाकर वर्धन, सी है देवगुप्त और डी है ग्रहवर्मा। तो देखिए पुष्यभूति वंश जो है इसका जो संस्थापक था वो था पुष्यभूति। कौन था? पुष्यभूति खुदे है इसमें। ठीक है, पुष्यभूति ने ही पुष्यभूति वंश की जो है स्थापना किया था। तो जो विकल्प आपका ए दिख रहा है मित्रों, यह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वें नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। ए है कालिदास, बी है बाणभट्ट, सी है आर्यभट्ट और डी है ब्रह्मगुप्त। तो हर्ष का आप लोग जान रहे होंगे कि हर्ष का जो दरबारी कवि था, हर्षचरित का रचयिता भी वो था आपका बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ही हर्ष का दरबारी कवि था। तो विकल्प आप बी चयन करेंगे। विकल्प जो बी है यही क्या है आपका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, चलिए 15वें नंबर के प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प आपके सामने ए है दंती दुर्ग, बी है अमोघवर्ष, सी है कृष्ण प्रथम और डी है कृष्ण द्वितीय। तो देखिए एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था वो था कृष्ण प्रथम। ठीक है, वो था कौन? कृष्ण प्रथम, न कि कृष्ण द्वितीय। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि कृष्ण जो प्रथम है यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।